सिविलाइजेशन की बात करते हैं जिसने दुनिया को मैथमेटिक्स दिया, ह्यूमन राइट्स दिए, एस्ट्रोनॉमी दी। फिर एक दिन ये सिविलाइजेशन मैप से ऑलमोस्ट अचानक गायब हो गया। लेकिन ये स्टोरी सिर्फ एक एम्पायर के खत्म होने की नहीं है, ये स्टोरी है एक आइडेंटिटी की जो आज भी जिंदा है, आज भी लड़ रही है और आज भी दुनिया को हिला रही है। हम बात कर रहे हैं पर्शिया की, जहाँ साइरस द ग्रेट ने अपना थ्रोन रखा था। वही सेम जमीन जहाँ आज ईरान खड़ा है, रॉकेट्स बना रहा है, अमेरिका को चैलेंज कर रहा है और इजराइल के साथ वॉर के कगार पर खड़ा है। इस वीडियो में बहुत फैक्ट्स हैं, बहुत हिडन स्टोरीज हैं कि अगर तुमने एक सेकंड के लिए भी मिस किया ना तो तुम कुछ ऐसा मिस कर दोगे जो शायद तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा और स्कूल्स में तो स्पेशली नहीं सिखाया होगा। सो प्लीज फोन को नीचे रखो, अगर लैपटॉप पे वीडियो देख रहे हो तो लैपटॉप से दूर हट जाओ, प्ले का बटन दबाओ, विदाउट स्किप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। और हाँ, एक और बात, अगर तुमने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में एपिसोड 1 की लिंक दी हुई है, उस एपिसोड 1 को देखो, उसके बाद यहाँ पे आओ। शुरुआत करते हैं कहां से आया पर्शिया। 2700 साल पहले जब रोम बना भी नहीं था, ग्रीस सिर्फ एक छोटा सा रीजन था, तब एक एम्पायर थी जो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया या फिर आधी दुनिया पे राज करती थी। आज हम उस एम्पायर की बात करते हैं, द अशेमेनिड पर्शियन एम्पायर। पर्शिया का जन्म हुआ प्रेजेंट डे ईरान के फार्स रीजन में, इसीलिए इन्हें पर्शियंस कहा जाता है। इन्होंने कोई छोटा मोटा रीजन नहीं बनाया, इन्होंने हिस्ट्री का सबसे पहला ट्रू सुपर पावर खड़ा किया। 550 BCE में साइरस द ग्रेट ने अशेमेनिड एम्पायर स्टैब्लिश किया और यहाँ पर हिस्ट्री में पहली बार कुछ ऐसा हुआ जो बहुत रेयर था। एक कॉन्करर ने अपनी कॉन्कर्ड प्रजा के साथ इज्जत से पेश आया। साइरस ने बेबीलोन को फतेह किया, लेकिन वहाँ के लोगों को टॉर्चर नहीं किया, उनके टेम्पल्स नहीं तोड़े, उन्हें स्लेवरी में नहीं दिया। उसने एक चीज लिखी, साइरस सिलेंडर। ये वर्ल्ड का पहला नॉन ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट माना जाता है। उसने लिखा कि कोई भी अपनी मर्जी की रिलीजन फॉलो कर सकता है, कोई भी अपनी लैंग्वेज में बोल सकता है। स्लेवरी उसने टोटली बंद की और ये सब 539 यानी कि 539 BCE में। आज यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स में इस सिलेंडर की रेप्लिका रखी हुई है। ज्यूज जिन्हें बेबीलोन में कैप्टिव रखा गया था, साइरस ने उन्हें फ्री किया। बाइबल में साइरस को मसीहा कहा गया है और ये एक नॉन जूइश, नॉन क्रिश्चियन पर्शियन किंग था। सोचो कितना बड़ा डील था ये। साइरस के बाद आए दारुस, जिनके अंडर पर्शियन एम्पायर अपने पीक पे पहुंची। 522 BCE से 486 BCE तक दारुस ने एम्पायर को ग्रीस से लेकर प्रेजेंट डे पाकिस्तान तक एक्सटेंड किया। ये दुनिया की उस टाइम की सबसे बड़ी एम्पायर थी। 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इंडिया का ऑलमोस्ट डबल। दारुस ने क्या किया, पहली बार एक प्रॉपर पोस्टल सिस्टम बनाया जो 2700 यानी कि 2700 किलोमीटर लॉन्ग थी। इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह 7 दिन में पहुंचती थी। उसने टैक्सेस का सिस्टम बनाया, कोड्स बनाए, एक यूनिफाइड करेंसी चलाई और फिर बनाया पर्सेपोलिस। ये कैपिटल सिटी थी पर्शियन एम्पायर की। इसके कॉलम्स आज भी खड़े हैं ईरान में। जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इसको खोदा तो उन्होंने पाया कि एक सिटी में 70 से ज्यादा नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स की कार्विंग्स थी। ये एक मल्टी कल्चरल एम्पायर था एट इट्स कोर। दारुस के बाद आए ज़र्क्सीज। ज़र्क्सीज वो नाम है जिसे तुमने वो 300 मूवी जो आई थी ना उसमें सुना होगा, द पर्शियन किंग हु फॉट द स्पार्टन्स एट थर्मोपेले। लेकिन इस मूवी का ज़र्क्सेस रियलिटी से बहुत अलग था। असली ज़र्क्सेस एक सोफिस्टिकेटेड रूलर था जो ग्लोबल एम्पायर चलाता था। 330 BCE में एक 25 साल का मैसेडोनियन आया, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसने पर्शियन एम्पायर को डिफीट किया, दारुस 3 को भगा दिया और पर्सेपोलिस को जला दिया। वो फायर जो पर्सेपोलिस में लगा, हिस्टोरियंस कहते हैं कि वो एक एक्सीडेंट था, कुछ कहते हैं रिवेंज था और कुछ कहते हैं कि डेलिबरेटली किया गया था। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अलेक्जेंडर इतना इम्प्रेस था पर्शियंस से कि उसने पर्शियन ड्रेस पहनी, पर्शियन कॉस्ट्यूम्स अडॉप्ट किए और पर्शियन वुमेन से शादी भी की। ये उसके अपने मैसेडोनियन जर्नल को बहुत बुरा लगा। जीतने वाले ने भी माना कि पर्शियन सिविलाइजेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। अलेक्जेंडर के बाद 2 और मेजर पर्शियन एम्पायर आए, पार्थियन एम्पायर और ससानिद एम्पायर। पार्थियंस ने रोमन एम्पायर को काफी बार डिफीट किया जो उस टाइम का सुपर पावर था। पार्थियंस ने रोमन्स को बहुत बुरी तरीके से हराया। और फिर ससानिद एम्पायर, ये पर्शिया का लास्ट प्री इस्लामिक
एक गोल्डन एज था। इसमें लिटरेचर फ्लरिश हुआ, चेस का गेम डेवलप हुआ, मेडिकल स्कूल्स बने, एस्ट्रोनॉमी में प्रोग्रेस हुआ। सैसेनिड्स और ईस्टर्न रोमन एम्पायर्स के बीच कांस्टेंट वॉर होती रही। दोनों की पावर्स जो है वो एक दूसरे के इक्वल थी। इन 1400 सालों के दौरान साइरस से लेकर सैसेनिड्स तक पर्शियन सिविलाइजेशन ने दुनिया को लॉ, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्ट, साइंस और गवर्नेंस का एक स्ट्रक्चर दिया, एक मॉडल दिया जो एजेस तक इन्फ्लुएंशियल रहा। अब यहाँ रुकना जरूरी है क्योंकि मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जो बहुत लोग गलत समझते हैं। बहुत लोग पर्शियंस को और अरब्स को एक ही चीज मानते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है और इस मिसकंसेप्शन को मैं दूर करूंगा। स्किप मत करना, अगले 3 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं ये तुम ही बताओ, और नहीं किया है तो अभी करो क्योंकि इसके बाद एपिसोड 3 भी आने वाला है जो इससे ज्यादा एक्सप्लोसिव होगा। पर्शियन कल्चर और अरब कल्चर, ये दो कल्चर फंडामेंटली डिफरेंट है। सुनो ध्यान से, पर्शियन और अरब दो बिल्कुल अलग सिविलाइजेशन है। उनकी लैंग्वेज अलग है, उनकी हिस्ट्री अलग है, उनका डीएनए अलग है और उनकी ट्रेडिशंस भी अलग है। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो वेस्टर्न मीडिया भी करती है और हमारा जनरल नॉलेज भी करता है, और वो ये कि ईरान एक अरब कंट्री नहीं है। ईरान कभी अरब कंट्री था ही नहीं, ना ही है और ना ही कभी होगा। अरब लोग अरेबिक बोलते हैं जो सेमिटिक लैंग्वेज फैमिली से है, हिब्रू की कजिन। पर्शियंस फारसी बोलते हैं जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से है, हिंदी और उर्दू की डिस्टेंट कजिन। ये लैंग्वेजेस इतनी डिफरेंट है कि अरब और ईरानियन के बीच कॉन्वर्सेशन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है बिना किसी ट्रांसलेशन के। और ये सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, ये एक कल्चरल डिवाइड है। पर्शियन पोइट्री, रूमी, हाफिज, ओमार, खयाम, ये अरेबिक पोइट्री से फंडामेंटली डिफरेंट है अपनी सेंसिबिलिटी में, अपने थीम्स में, अपने डेप्थ में। रूमी आज भी अमेरिका में बेस्ट सेलिंग पोएट है और वो पर्शियन था, अरब नहीं। अरब्स एथनिकली सेमिटिक पीपल हैं, अरेबियंस पेनिनसुला से ओरिजिनेट किए। पर्शियंस एथनिकली आर्यंस हैं जिनका एंसेस्टर माइग्रेशन सेंट्रल एशिया से हुआ। ईरान वर्ड का मतलब ही है द लैंड ऑफ आर्यंस। ये वो रूट है जिससे इंडिया में भी कनेक्शन है इंडो आर्यन लैंग्वेज का। जेनेटिक स्टडीज कंफर्म करती हैं कि ईरानियंस और अरब्स जेनेटिकली डिफरेंट हैं। इस्लाम से पहले पर्शियंस ज़ोरोस्ट्रियंस थे। ज़ोरोस्ट्रियनिज्म दुनिया की ओल्डेस्ट मोनोथिलिस्टिक रिलीजन्स में से एक है, पॉसिबली पहली भी। प्रॉफिट ज़रथुस्त्रा ने इस रिलीजन की फाउंडिंग की। ये रिलीजन बिलीव करती है अहूरा माजदा में, एक सुप्रीम गॉड में और अंग्रा मेन्यू में। अच्छी सोच, अच्छी बात, अच्छा काम, ये ट्रिफिक्टा ज़ोरोस्ट्रियनिज्म का कोर है। पर्शियन कल्चर की रिचनेस देखो। नोरूज यानी पर्शियन न्यू ईयर 3000 साल से ज्यादा पुराना फेस्टिवल है जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स में मनाया जाता है। ये यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में लिस्टेड है। आज भी 300 मिलियन से ज्यादा लोग अक्रॉस 15 कंट्रीज नोरूज मनाते हैं, अफगानिस्तान से टर्की से तजाकिस्तान तक। और ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न ईरानियंस में पर्शियन आइडेंटिटी की बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस है। वो अरब्स नहीं कहलाना चाहते। जब कोई ईरानियन से पूछ लेते हैं आर यू अरब, तो जेन्युइनली उन्हें हर्ट होता है। ये उनके लिए आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। ईरान में आज भी फारसी बोलने पे प्राइड है, पर्शियन पोइट्री पे प्राइड है, अशेमेनिड हिस्ट्री पे प्राइड है। पर्शियन कल्चर इतना पावरफुल था, इतना एडवांस था, तो हुआ क्या? इस्लाम कैसे आया? पर्शिया कब बन गया ईरान? और उस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कुछ ऐसा हुआ जो आज तक ईरान के नेशनल कैरेक्टर में है? ये मेरा फेवरेट पार्ट ऑफ द स्टोरी है और ये सिर्फ 2 मिनट में तुम्हारा पूरा परसेप्शन जो है वो चेंज कर देगा। स्किप मत करना। 637 सीई में अल कादिसिया बैटल हुआ। अरब मुस्लिम आर्मीज ने सैसेनिड पर्शियन आर्मी को डिफीट किया। 651 सीई तक सैसेनिड एम्पायर कंप्लीटली कोलैप्स्ड हो गया। पर्शिया जो 1200 सालों से दुनिया की डोमिनेंट पावर था, एक डिकेड में कॉन्कर हो गया। ये पर्शियंस के लिए कैटेस्ट्रॉफिक था। उन्होंने अपना एम्पायर खोया, अपनी मॉरल फैमिली खोई, अपना ज़ोरोस्ट्रियन रिलीजन मेन स्ट्रीम पोजीशन से खोया। बहुत से पर्शियंस ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, कुछ ने फोर्स से,
कुछ ने ग्रेजुअली सोशल प्रेशर से, कुछ ने जेन्युइनली। कुछ ज़ोरोस्ट्रियंस इंडिया भाग गए, ये आज के पारसी कम्युनिटी के एंसेस्टर्स हैं। तो आप समझे इंडिया में पारसी लोग कहां से आए। लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग हुआ, पर्शियन ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने इस्लाम को भी अपने हिसाब से शेप किया। पर्शियन स्कॉलर्स ने इस्लामिक गोल्डन एज क्रिएट की। 8th से 13th सेंचुरी तक जब यूरोप डार्क एजेस में था, इस्लामिक वर्ल्ड में साइंस, मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी, मेडिसिन फ्लावरिंग थी, और ये सब लार्जली पर्शियन स्कॉलर्स कर रहे थे। पर्शियन लैंग्वेज फारसी अरेबियंस के बाद दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस्लामिक लैंग्वेज बन गई। पर्शियंस में लिटरेचर, पोइट्री, गवर्नेंस डॉक्यूमेंट्स सब लिखे थे। मुगल एम्पायर इंडिया में उनकी कोर्ट लैंग्वेज फारसी थी। ईरान ने इस्लाम को कॉन्कर किया इंटेलेक्चुअली, इवन दो अरब्स ने ईरान को मिलिटरीली कॉन्कर किया। 1501 सीई में एक गेम चेंजिंग इवेंट हुआ। सैफेविड डायनेस्टी पावर में आई और उन्होंने ऑफिशियली शिया इस्लाम को ईरान की स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया। ये डिसीजन आज भी ईरान की आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। सुन्नी मुस्लिम्स जो मेजॉरिटी है ग्लोबली, उन्होंने अबू बकर को प्रॉफिट मोहम्मद का सक्सेसर माना। शिया मुस्लिम्स उन्होंने अली को, जो प्रॉफिट के कजिन्स और सन इन लॉ थे। ये स्प्लिट 680 सीई में करबला के बैटल में क्रिस्टलाइज हुआ, जब अली के बेटे हुसैन को सुन्नी कैलिफ याजिद की फोर्स ने शहीद किया। सफाविड्स ने शिया आइडेंटिटी को पर्शियन नेशनलिज्म के साथ फ्यूज किया, क्योंकि इससे ईरान को ऑटोमन एम्पायर से डिफरेंशिएट किया जा सकता था, जो सुन्नी था। अब ईरान की एक डिस्टिंक्ट रिलीजियस पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी। यही टाइम था जब वेस्टर्न पावर्स ब्रिटेन और रशिया ने ईरान में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। ईरान के अराउंड एंग्लो रशियन राइवलरी होती थी, जिसे द ग्रेट गेम कहा जाता था। ब्रिटेन चाहता था कि रशिया जो है इंडिया के पास ना पहुंचे। रशिया चाहता था वार्म वाटर पोर्ट्स, और ईरान बीच में पिस जाता था। 1901 में एक हेटफुल डिसीजन हुआ। कतर किंग मुजफ्फर अद दीन शाह ने विलियम नॉक्स डी आर्की को ऑयल एक्सप्लोजन राइट्स दे दिए, ऑलमोस्ट पूरे ईरान के लिए। 60 साल के लिए सिर्फ 20,000 पाउंड में और 16% रॉयल्टी। 1908 में ऑयल मिला। इस डिस्कवरी ने ईरान की डेस्टिनी को चेंज कर दिया। अब जो होने वाला है 1979, वो एक ऐसे रेवोल्यूशन की कहानी है जिसने लिटरली दुनिया को बदल दिया। एक रेवोल्यूशन जो अमेरिका को ह्यूमिलिएट कर गया, जो मिडिल ईस्ट का एंटायर पावर बैलेंस शिफ्ट कर गया, और जो आज ईरान इजराइल वॉर की रूट कॉज है। एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि ये सब कनेक्ट होता है। दुनिया में जो भी ट्रेजेडी ईरान के साथ हुई, उसमें एक कॉमन थ्रेड है, और वो है ऑयल। 1908 से जब ईरान में पहला मेजर ऑयल डिस्कवर हुआ, तब से ईरान एक बैटलफील्ड बन गया वेस्टर्न इंटरेस्ट्स का। ब्रिटिश ने AIOC के थ्रू ईरान के ऑयल पर कंट्रोल रखा। 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आई। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी, जो पेरिस में एग्जिल में थे, मैसिव पब्लिक मूवमेंट ने शाह को देश से भगा दिया। फरवरी 1979 में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान डिक्लेयर हुआ। ये रेवोल्यूशन जो है वो यूनिक था। ये लेफ्टिस्ट्स, लिबरल्स, स्टूडेंट्स, रिलीजियस कंजर्वेटिव्स सबके कोएलिएशन से शुरू हुआ, लेकिन एंड में खोमेनी और इस्लामिस्ट फैक्शन ने पावर कंसोलिडेट की। ईरान में विलायत ए फाक़िह सिस्टम स्टैब्लिश हुआ, सुप्रीम लीडर कंसेप्ट, जहां रिलीजियस स्कॉलर का पॉलिटिकल अथॉरिटी सबसे ऊपर है। 1979 में ईरानी स्टूडेंट्स ने यूएस एम्बेसी तेहरान पे टेक ओवर कर 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स और सिटीजन्स 444 डेज तक होस्टेज रहे। अमेरिका के कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन हेल्पलेस थी। एक रेस्क्यू मिशन ऑपरेशन ईगल क्लॉ कंप्लीट फेलियर रही। ये अमेरिका के लिए एक ह्यूमिलिएशन था। इस क्राइसिस ने यूएस ईरान रिलेशंस जो है वो कंप्लीटली डैमेज किए। अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म। ये डिवाइड आज भी है। अमेरिका ने ईरान को रिकॉग्नाइज करना बंद किया हुआ है, और ईरान डेथ टू अमेरिका अपनी ऑफिशियल नैरेटिव्स में रखता है। 45 साल पहले की ये क्राइसिस आज भी एक्टिव है। 1980 में सद्दाम हुसैन, जो अमेरिका बैक्ड था, ने ईरान पे अटैक किया। 8 साल चली ये वॉर, 1980 से 1988 तक। एस्टिमेटेड 5 लाख से 1 मिलियन डेथ्स बोथ ऑफ साइड्स। ईरान ने केमिकल वेपन्स यूज किए, अमेरिका ने इसको ऑफिशियली इग्नोर किया। ईरान आइसोलेटेड था लेकिन फाइट करता रहा। 1980 में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हुआ। पहले शाह के टाइम में भी कुछ रिसर्च थी, लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक ने इसे सीरियसली परसू किया। वेस्ट का आर्ग्यूमेंट है कि ये वेपन्स प्रोग्राम है, आप न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए इसका टेस्ट कर रहे हो। 2015 में JCPOA हुआ।
यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, यूरोप, रशिया, चाइना सब ने डील किया। ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट लिमिट करेगा, लेकिन 2018 में ट्रंप ने ये डील तोड़ दी, सैंक्शंस वापस लगा दिए। इसके जवाब में ईरान ने एनरिचमेंट यूरेनियम का जो था वो बढ़ा दिया। ये साइकिल आज भी चल रहा है। ईरान ने पैलेस्टीनियन कॉज को अडॉप्ट किया एज अ सेंट्रल पिलर ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी। ईरान ने हमास को फंड किया गाजा में, हिजबुल्लाह को क्रिएट किया लेबनान में, हौथी रेबल्स को सपोर्ट किया यमन में, इराक में शिया मिलिशियस को फंड किया। ये ईरान एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस है। 250 से ज्यादा होस्टेज किए गए। इजराइल ने गाजा में मैसिव मिलिट्री रिस्पांस शुरू किया। अब यहाँ पे ईरान कहाँ फिट होता है? हमास, ईरान की प्रॉक्सी। ईरान ने हमास को वेपन्स दिए, ट्रेनिंग दी, फंडिंग दी, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। ईरान डायरेक्टली हमास का ऑपरेशन प्लान नहीं करता नेसेसरीली, लेकिन हमास की कैपेबिलिटी ईरान के सपोर्ट के बिना इतनी नहीं होती। ये एक प्रॉक्सी वॉर है। ईरान इजराइल को डायरेक्टली अटैक नहीं करता, लेकिन उसके दरवाजे के पास से लगातार वेपन्स और सपोर्ट भेजता है। अप्रैल 13 एंड 14, 2024 में एक हिस्टोरिक इवेंट हुआ। ईरान ने पहली बार डायरेक्टली इजराइल पे अटैक किया, और वो भी अपनी टेरिटरी से। 300 प्लस ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च किए। इजराइल, अमेरिका, जॉर्डन, यूके ने मिलकर 99% इंटरसेप्ट कर लिया। डैमेज मिनिमल था, लेकिन सिंबॉलिक था बहुत ज्यादा। पहली बार एक स्टेट ने दूसरी स्टेट पे इतना डायरेक्ट कंट्रोवर्शियल अटैक किया अपनी जमीन से। ये सीरिया में इजरायली अटैक्स का रिस्पॉन्स था, जिसमें ईरानी एंड मिलिट्री एडवाइजर्स मारे गए थे। एस्केलेशन लीडर पे ये एक मेजर स्टेप था। 2025 में ट्रंप वापस पावर में है। मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी वापस ले लिए। ईरान पर सैंक्शंस और टाइट हो गए हैं। ईरान की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है। रियाल की वैल्यू क्रैश हो रही है, लेकिन ईरानियन लीडरशिप खेमेनी के अंडर झुकने का कोई साइन नहीं था। न्यूक्लियर एनरिचमेंट 60% तक है। वेपन्स ग्रेड सिर्फ एक स्टेप और है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू कह चुके हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने नहीं देंगे। बस इतना ही आज की वीडियो में। आपको क्या लगता है ईरान इजराइल वॉर किस एंड तक, कहां तक जा सकता है? इस वीडियो को शेयर करो प्लीज, क्योंकि बहुत से लोगों को पूरे ईरान का, इजराइल का, सबकी हिस्ट्री पता होना बहुत जरूरी है। ये वो हिस्ट्री है जो आज की न्यूज समझने के लिए बहुत जरूरी है। अपने फ्रेंड्स को टैग करो, व्हाट्सएप पे भेजो, और कमेंट्स में अपने थॉट्स को बताओ। अगर मैंने कुछ मिस किया है तो उस पॉइंट को लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड 3 में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे शिया वर्सेस सुन्नी मुस्लिम्स। एग्जैक्टली है क्या ये टॉपिक, और इतने सारे मुस्लिम्स के टाइप्स क्यों हैं, और इसका वॉर से क्या लेना देना है। अगर ये टॉपिक मिस नहीं करना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।